हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 25 ऑफ जनवरी है, 13th नेशनल वोटर्स डे है। और साथ ही साथ हम आज डेली न्यूज एनालिसिस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस की, जिसमें हम मेजर आर्टिकल्स को लेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी द हिंदू के आर्टिकल्स को कवर कर चुके हैं सुबह और उसका एडिटोरियल भी कवर कर चुके हैं। बट फ्यू सब्सक्राइबर्स हैज रिक्वेस्टेड मी कि इसके आर्टिकल्स को भी हम डिस्कशन में शामिल किया करें, तो कुछ आर्टिकल्स को मैं यहाँ पर ले रही हूँ जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे। पहला आर्टिकल है हमारा इनविटेशन फॉर एसईओ मीटिंग इन गोवा, जो रिवर्ट एक तरह का स्टेप रिवर्ट माना जा रहा है इंडिया की तरफ से, जिसमें जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को हमने इनवाइट किया है अपने एसईओ मीट के लिए जो गोवा में होगी। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था कि हम इंडिया से पीस टॉक करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हम पाकिस्तान के मुद्दे को आगे रखेंगे। पहले जो वहाँ हो रहा है वो बंद हो जाए, फिर हम बात कर सकते हैं। तो उसके उसके रेफरेंस में तो नहीं, लेकिन हाँ, उन्होंने ये बात जो शुरू करी उसके बदले में इंडिया ने उनके फॉरेन मिनिस्टर को बुला लिया है एससीओ मीट में। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीट में बुला लिया है, जिसका फुल फॉर्म है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी मीटिंग गोवा में होगी और उनके फॉरेन मिनिस्टर को हमने इनवाइट कर लिया है। ठीक है, इसके इसके लिहाज से एक आर्टिकल आया भी है द हिंदू में आज की, इंडिया को भी बीच जो पीस टॉक में अगर पाकिस्तान आगे आ रहा है तो हमको भी उनके साथ कंधा मिला लेना चाहिए एज पर द सिचुएशन। तो ये एक आर्टिकल है। अब देखते हैं कि एक्चुअली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्योंकि इसका ये आईआर के रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। और आजकल जैसे कि हम जानते हैं सार्क की बात हो रही है, साथ ही साथ आसियान देशों की बात हो रही है, क्योंकि इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है। उस केस में जो साउथ 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 और ग्लोबल साउथ वॉइस की बात हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि जो डेवलपिंग कंट्री जो साउथ के देश हैं, अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें तो साउथ में अधिकतर डेवलपिंग कंट्रीज हैं और इंडिया उसको हेड कर रहा है G20 की प्रेसिडेंसी को लेकर के। और साथ ही साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी आसियान, सार्क और G20 के बड़े देश आते हैं। इस वजह से इसका सिग्निफिकेंस है इंडियन ग्लोबल पॉलिटिक्स में। सो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस पे सवाल प्रीवियस पूछा भी गया है, इसको मिस नहीं कर सकते कि ये क्या है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो फाउंडेड हुई थी इन शंघाई ऑन 15 जून 2001। ये मुझे यूएन की वेबसाइट से मिला है, आप भी जाके डबल चेक कर सकते हैं। द एससीओ करेंटली कंप्राइजेस 8 मेंबर्स में आठ मेंबर्स हैं, जिन स्टेट्स हैं जो है चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। सो ये चार जो बड़े देश है ना पीछे, कजाक, किर्गिस और तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इस पे इन चार देशों की बाउंड्री को लेके भी सवाल प्री में पहले पूछे गए हैं, तो उनको भी आप लोकेट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो जो बीच में पाइपलाइन कई सारी गुजरने की बात है ना, ऑयल पाइपलाइन बिटवीन बिटवीन दीज कंट्रीज इन सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज हैं, उसको लेकर के ये देश इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहले भी मेंस में सवाल पूछा भी गया है, मतलब अभी रिसेंटली नहीं, पहले पूछा गया है। और साथ ही साथ इसमें रशिया एक बड़ा देश है जो कि अभी आप देख रहे हैं इसने इन्वेड किया है यूक्रेन में, तो इस वक्त ये देश इस ग्रुप में भी आता है और उसका सिग्निफिकेंस बढ़ गया है। उसके साथ ही साथ 4 ऑब्जर्वर स्टेटस भी हैं इसके लिए, जो फुल मेंबरशिप में आते हैं, जिसमें है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। और 6 डायलॉग पार्टनर्स, मतलब 3 स्टेप हैं। पहले तो 8 मेंबर्स हैं, उसके बाद ऑब्जर्वर्स हैं, उसके बाद डायलॉग पार्टनर्स हैं, जो है अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की। तो ये हमारा श्रीलंका ऑब्जर्वर देश हो गया। नाउ इन फैक्ट्स को याद करना जरूरी है, इनके बगैर काम नहीं चलेगा। और जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, वो भी आप मेंस के लेवल से प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ कुछ और चीजें, इसको मैं एक पिक्चर की तरह से हम देख सकते हैं जो हेल्पफुल रहता है, माइंड मैपिंग में भी हेल्प करता है। जो मेंबर स्टेट हैं वो सारे यहाँ दिए हुए हैं, जिनमें चाइना, कजाक, किर्गिज, रशिया, तजीक, उज्बेक, इंडिया और पाकिस्तान। जिसमें आप देख रहे हैं जो ब्लू कलर का जितने कवरेज है, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। और जो हमारा इसमें ऑब्जर्वर्स, डायलॉग पार्टनर्स और गेस्ट अटेंडेंस जो है, इसको भी आप लेकर के चलिए, सो दैट कि आपको पता रहे कि एक्चुअली पावर पॉलिटिक्स में इनका क्या रोल है। नाउ इसके बाद एसईओ का टारगेट क्या है? टू स्ट्रेंथन द रिलेशंस बिटवीन मेंबर स्टेट्स बाय डीपनिंग पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
और ये इसको याद करना जरूरी है, कभी कभी वर्ड बाय वर्ड पूछा जाता है। एंड टू स्ट्राइव फॉर जॉइंट कोऑपरेशन बिटवीन द मेंबर्स टू कन्फ्रंट थ्रेट्स इमेनेटिंग फ्रॉम टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म। तीन शब्द है, मतलब टेररिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को और सेपरेटिज्म को रोकने के लिए या फिर उनको कन्फ्रंट करने के लिए ये जॉइंट कोऑपरेशन है। ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज जो आती है, जो और भी न्यूज है, लेकिन हमने जो मेजर न्यूज है, आप मेरे हिंदी का सॉरी द हिंदू का डेली न्यूज एनालिसिस देख सकते हैं, वहां कवरेज है, पर ये न्यूज मुझे लगा कि उसमें नहीं थी डिटेल में, तो मैंने यहाँ पर ली है। इसमें कहा जा रहा है कि 76 गीगावाट रिन्यूएबल पावर हम 2025 तक अचीव कर सकते हैं, और जो हमारा टारगेट है। और उसके साथ ही साथ उसमें ये भी कह रहे हैं कि इंडिया कैन सेव 19.5 बिलियन अ ईयर विच शिफ्ट फ्रॉम कोल टू क्लीन। अगर हम कोल से क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करेंगे तो हमें इतने का फायदा होगा। अभी कुछ दिन पहले एक हिंदू में आर्टिकल आया था, उसमें कहा गया था कि ये करने में बहुत सारे प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस हमारे पास रहता है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, वो नॉन फॉसिल फ्यूल सॉरी फॉसिल फ्यूल को के फाइनेंस में लगाया गया। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द होता है फॉसिल फॉसिल फ्यूल, और एक होता है नॉन फॉसिल। तो ये जो बात हो रही है, कोल है फॉसिल, जिसके हम जिससे ग्रीन हाउस गैसेस और या फिर ग्रीन एमिशन में ज्यादा हाथ रहता है। तो जो हमारा देश का फाइनेंसिंग सिस्टम है ना, उसने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो कोल से बिजली बनाते हैं उनको दे रखा है। अब उस केस में अगर सपोज करिए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए फाइनेंस किया है बैंक ने कि आप कोयले से एनर्जी बनाएंगे, और हम अपना टारगेट लेके चलते हैं कि 2025 तक हम इतना अचीव करना चाहते हैं, तो कैसे पॉसिबल होगा? आपने लोन भी ले रखा है, आपको उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देना है, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को उस तरीके से कई सारे चीजें उसमें दी गई थी, जिसमें मेन बात ये थी। तो अगर आपको क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना है तो एकदम से नहीं कर पाओगे। ये उस आर्टिकल में मेंशन था, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट था। और यहाँ पे इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि हम इतना पैसा बचा सकते हैं। तो जब हम ऑलरेडी हम लोन ले चुके हैं, तो बचाने का सवाल तो तब आता है कि जब आप उस पैसे को रिवर्स कर सको। अगर कोई ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट लाती है कि हम बैंक से पैसा रिवर्स कर देंगे, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भी धोखा नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी हमारा एनपीए ऊपर जा रहा है। हम लॉस बेस्ड इकोसिस्टम लेकर के चल रहे हैं, इकोसिस्टम बैंक जो ले रहे हैं आजकल, अभी एक न्यूज आई थी। सो उस केस में ये देख पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर ये एक डेटा है, इसको स्टैटिक डेटा आप यूज कर सकते हो कि ऐसा अचीव करने लायक है, और ये अचीवेबल है अगर हम स्ट्रेटेजी को चेंज करें तो। साथ ही आर्टिकल कहता है कि चाइना हैज द मोस्ट प्रोस्पेक्टिव रिन्यूएबल पावर करेंटली बाय 387, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी या पावर में चाइना का पहला नाम हो सकता है, अगर वो प्रोस्पेक्टिव नाम है, अगर वो टर्न अप कर ले तो, बना ले तो। साथ ही साथ उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूएस, वियतनाम, ग्रीस, साउथ कोरिया, ताइवान एंड जापान। इन सारे देशों का नाम आता है। तो एक इसको आप लिस्ट बना लीजिए, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेंस के लिए क्लीन एनर्जी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस साल ही ग्रीन हाउस GS2 को भी परमिशन मिली है। और साथ ही साथ क्लीन पावर के लिए हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के लिए विंड और सोलर का भी यूज करते हैं। सो ये पूरा डेटा आपके हाथ में होना चाहिए मेंस की राइटिंग के लिए, और प्री के लिए कोई ना कोई सवाल इससे बनना लाजमी है इस बार। ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज इंपॉर्टेंट है कि आर्मी लुक टू गेट हाईटेक ड्रोन्स रोबोट्स टू रिप्लेस एनिमल ट्रांसपोर्ट। सो एनिमल आर्मी जो क्या कर रहा है, लुक टू गेट मतलब पाने के लिए, या उसको ऐड करेंगे हाईटेक ड्रोन्स को, और रोबोट्स टू रिप्लेस एनिमल ट्रांसपोर्ट। एनिमल ट्रांसपोर्ट को रोक कर या हटा कर को रोबोट्स को वो ऐड करेंगे। Army has initiated the process to acquire 3 niche technologies to sharpen its combat edge। मतलब जहां जानवरों का यूज होता है उनको हटाकर, ये आर्मी कह रही है, ये आर्मी की तरफ से न्यूज है कि उनको हटा के हम ड्रोन्स का यूज करेंगे, क्योंकि एनिमल ट्रांसपोर्टेशन से दिक्कत तो होती है और ड्रोन्स में दिक्कत नहीं होती है। साथ ही साथ इंक्लूडिंग 130 टीथर ड्रोन सिस्टम, ये ध्यान दीजिएगा, for surveillance purpose for long duration and 100 robotic mules for logistic requirement in far-flung border areas। border areas में जो बहुत far-flung दूर के इलाके होते हैं वहां तक जाने के लिए।
नाउ उसके साथ ही साथ ये टर्बाइन बेस्ड इंडिविजुअल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म भी तैयार करेंगे, जिसमें 48 जेट पैक सूट्स होंगे। मतलब वो चाह रहे हैं कि साथ तकनीक पे आधारित हो जाए। समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि इसमें शब्द यूज किया है जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेन से भी ले सकते हैं, कि टीथर ड्रोन को वो ऐड करेंगे। टीथर ड्रोन सिस्टम क्या है, वो बहुत ही उसका सर्विलेंस सिस्टम बहुत एडवांस होता है। एक एक किसी इक्विपमेंट से अटैच होता है, साथ ही साथ उसको दूर तक भेजा जा सकता है, और उसमें कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत नहीं आता। जिसकी पिक्चर आप देख रहे हैं, आप इसे काफी बेनिफिट्स हैं। जैसे आप देख रहे हैं वायर से निकला है, ये वायर आपके सिस्टम से कनेक्टेड होगा। टीथर का मतलब होता है कि आपके जो सिस्टम से किसी को धागे से जोड़ लेना या रस्सी से जोड़ लेना, तो आपके सिस्टम से कनेक्टेड होगा और साथ ही साथ बहुत दूर तक का सर्विलेंस कर सकता है और काफी लंबे समय तक कर सकता है। इसकी खास बात ये है, so we'll have an advantage over other drones in the army's inventory due to enhanced surveillance capability over an extended period of time. So अब समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि ये सीधे सवाल ऐसे नहीं बनता प्री में सवाल आप जानते हैं घुमा फिरा के बनेगा। सबसे पहले कि टीथरिंग क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले वर्ड आ गया टीथर, कि टीथर से आप क्या समझते हो। अगर टीथर समझते हो तो फिर आप ब्लूटूथ भी समझते होगे, तो समझते हैं कि एक्चुअली ये क्या है। नाउ यू कैन यूज योर फोन्स मोबाइल, ध्यान दीजिएगा, you can use your phone's mobile data to connect another phone, tablet or computer to the internet. तो टीथरिंग क्या है एक्चुअली, अपने फोन से आप उस अपने फोन के मोबाइल डेटा को आप जो टू कनेक्ट अनदर फोन, जिससे आपका जो नेटवर्क है उससे आप दूसरे फोन, टैबलेट और कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। और जो नेटवर्क है वो टीथरिंग की मदद से आप एक तरीके का हॉटस्पॉट क्रिएट करते हो कनेक्शन करने के लिए। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि एक इंटरनेट होगा, उससे आपका फोन कनेक्टेड होगा और उस फोन से आप डिवाइसेस को ऐड जो करते हो ना, वो हॉटस्पॉट है या टीथरिंग कहलाता है, पहली चीज, ठीक है। सम फोन्स कैन शेयर वाईफाई कनेक्शन बाय टीथरिंग। मोस्ट एंड्रॉइड फोन्स कैन शेयर मोबाइल डेटा बाय वाईफाई, ब्लूटूथ और यूएसबी। यूएसबी अलग तरीका हो गया, यूएसबी वो नहीं, यूएसबी में एक तार ऐड होता है, या फिर आप ब्लूटूथ के कनेक्ट की हेल्प से आप यूएसबी को ऐड कर लेते हैं, पर यूएसबी यूजुअली वायर्ड होता है। पर यहाँ पे जो ये टीथरिंग हो रही है, यहाँ पर वो कह रहे हैं दैट इज कनेक्टेड एज ए हॉटस्पॉट, मतलब आपका खुद का हॉटस्पॉट। ध्यान दीजिएगा, इसको एक पिक्चर समझते हैं कि जैसे इंटरनेट है ये, उसके साथ मोबाइल नेटवर्क आपका जो भी होगा, मोबाइल का नेटवर्क आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, उससे आपको फोन पे आपने कनेक्ट कर लिया। अब फोन से आपने हॉटस्पॉट को दे करके आपने एक फोन को, डिवाइस को ऐड कर लिया, आपने लैपटॉप को ऐड कर लिया और आपने फोन को ऐड कर लिया। मतलब आप अपने फोन या लैपटॉप को इंटरनेट शेयर करने के लिए यूज करते हो, उसे कहते हैं टीथरिंग। और इसको हॉटस्पॉट भी कहते हैं। आप कहेंगे वाईफाई क्या है, वाईफाई एक थर्ड डिवाइस है। आपने किसी का सर्विस ले रखी है, उसका वाईफाई लगा हुआ है, वो आपका पर्सनल फोन नहीं है। किसी का सपोज करिए एबीसी का आपने वाईफाई लिया हुआ है। अब इससे आपको अपना फोन या फिर अपना ड्रोन या फिर अपना टीवी या लैपटॉप जोड़ने की पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या हो गया, थर्ड पार्टी हो गया। बट जो आपका फोन, जो लैपटॉप या फोन से आप किसी डिवाइस को जब ऐड करते हो, तो वो आपका पर्सनल पोर्टल हो गया, एक तरीका मीडियम हो गया, जिससे आपका डिवाइस, आपका लैपटॉप और आपका फोन ऐड हो सकता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि टीथरिंग एंड मोबाइल हॉटस्पॉट को एक ही शब्द दिया गया है, जबकि वाईफाई एक अलग चीज है। वाईफाई का मतलब किसी और की सर्विस आप यूज कर रहे हो, पर आपके फोन में जो नेटवर्क आता है वो आपका पर्सनल नेटवर्क है, वो किसी थर्ड पार्टी का नहीं है। सो उस केस में आप अपने नेटवर्क से किसी और इक्विपमेंट को या मीडियम से किसी को ऐड कर सकते हो, जैसे आपका टैब हो गया, लैपटॉप हो गया या फोन हो गया, इसे कहते हैं टीथरिंग। अच्छा, तो इसके साथ अब इसका फायदा क्या है, इससे क्या होगा कि जब कोई भी ड्रोन हमारे पर्सनल नेटवर्क से ऐड होगा ना, तो काफी डिस्टेंस पे जा सकता है और डिस्टेंस पे जाके हमें सर्विलेंस दे सकता है, और इसकी हेल्प से हम लंबे समय तक डेटा भी निकाल सकते हैं। हमें किसी और के लिए इसको हम आंसरेबल नहीं है, हम अपने जीपीएस या अपने ही इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ कभी हम लोग जो ऐसे ड्रोन भी बना रहे हैं जो इंडिजिनस होंगे, और साथ ही साथ उनको जीपीएस या किसी और के नेटवर्क पे लोकेट करना भी मुश्किल होता है। तो उस केस पे हम जो सुदूर दूर के इलाके हैं, उन पे हम नेटवर्क भी ले सकते हैं, सर्विलेंस भी ले सकते हैं, और हमारे सिस्टम से भी वो अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, प्री के पर्पस इंपॉर्टेंट है दोनों ही चीजें, ब्लूटूथ क्या है, टीथरिंग क्या है और ड्रोन क्या काम करता है। तो ये आप इस बार की प्री के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इजिप्ट के बारे में। अभी हम समझ रहे हैं कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है वो इधर आए हुए हैं, लेकिन पॉइंट क्या है कि इजिप्ट की जो सिचुएशन है वो भी समझना जरूरी है,
क्योंकि हमारे आईआर में इजिप्ट को लेकर के सवाल अब बनने की उम्मीद जरूर होगी, क्योंकि अब उनके जो प्रेसिडेंट है वो इधर आ गए हैं। सो उस केस में उनसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन होंगे, कोई ट्रीटी साइन होगी, या फिर ट्रीटी तो नहीं, जो बायलैटरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी साइन हो सकते हैं। तो उस केस में हम एक आर्टिकल यहाँ पे इनके इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, बहुत ही अमेजिंग आर्टिकल है, जो हमको ये बता रहा है कि एक्चुअली इस वक्त इजिप्ट की हालत क्या है। तो वो कह रहे हैं कि जो द क्राइसिस स्टॉर्म्ड इनटू व्यू लास्ट फरवरी, वहां पे जो क्राइसिस इस वक्त चल रहा है जो बहुत भयंकर क्राइसिस में है। इस आर्टिकल का नाम ही है इन इजिप्ट इन्फ्लेशन इज सो हाई दैट मीट इज ऑफ द टेबल, मीट टेबल से अलग हो चुका है, जुदा हो चुका है, और एग्स आर लग्जरी, और अंडे महंगे हो गए। तो इसलिए मैंने इस आर्टिकल को डाला है आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। द क्राइसिस स्टॉर्म्ड इनटू व्यू लास्ट फरवरी व्हेन रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। ध्यान दीजिएगा, ये शुरू कब हुआ? जब रशिया ने लास्ट ईयर इन्वेड किया यूक्रेन को। उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि इजिप्ट की पूरी आबादी का, पॉपुलेशन का 1/3 टूरिज्म से आता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो उनके जो विजिटर्स थे, जो इजिप्ट में रहते थे, या रहते हैं, या आते रहते हैं, वो सब अपने अपने देश चले गए, राइट, क्योंकि वॉर चालू हो गई। उस केस में जो मैक्सिमम जो उनके पास विजिटर्स थे वो यूरोप के ही थे और उनके आसपास की इकोनॉमीज से थे। सो वहाँ टैलेंट की तरह रहते थे, या फिर घूमने फिरने आते आते रहते हैं, जो अभी भी चल रहा है। लेकिन उससे इम्पैक्ट क्या हुआ जब वो अपने घर वापस चले गए? सो क्या हुआ कि उनके ऊपर मॉनेटरी क्राइसिस आ गया, क्योंकि हम जानते हैं, आज की आर्टिकल में बात हुई थी कि इजिप्ट सबसे बड़ा गेहूं का इंपोर्टर देश है। सो उसका जो लेन देन है वो आसपास के देशों से भी चलता है। तो उनके वापस जाने के बाद क्या हुआ, जो विजिटर्स थे उनके ऊपर $20 मिलियन का इम्पैक्ट आया। ध्यान दीजिएगा। और इसकी वजह से उनको अपनी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी, और उनका जो कॉस्ट कटिंग करने की वजह से उनको जो आईएमएफ से बेल आउट लेना पड़ा। और बेल आउट की जो शर्तें हैं आईएमएफ ने इस बार लगाई, वो काफी कठिन शर्तें थी, और काफी समय से वो बेल आउट की वजह से ही अपनी कॉस्ट कटिंग कर ही रहे हैं काफी समय से, और उसके ऊपर इम्पैक्ट आया। और इस प्रेजेंट में उनकी जो सिचुएशन है इजिप्ट की, काफी डिफिकल्ट है। सो फॉर द फोर्थ टाइम इन 6 years एलसीसी's गवर्नमेंट टर्न टू आईएमएफ फॉर अ बेल आउट। मतलब चौथी बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने बेल आउट लिया है, और $3 मिलियन का बेल आउट लिया है। अभी हम अपने एशियन कंट्रीज में हम श्रीलंका और पाकिस्तान को तो देख ही रहे हैं। Over 4 years, far less relief than before that were sterner condition. IMF has forced it to let the pound's value slide, और उसने जो IMF ने जो कंडीशन लगाई कि आप पाउंड्स की वैल्यू को स्लाइड करने दीजिए, फ्लक्चुएट करने दीजिए, तभी तो अपना पैसा वापस ले पाएंगे ना। कुछ कंडीशन लगाता है आईएमएफ, फ्री में पैसा नहीं देता। नाउ दे आर रियली स्टक बिकॉज ऑफ द रिजीम्स रेकलेस कंडक्ट, और इससे क्या हुआ, जो सिचुएशन है वो बहुत खराब हो गई है। द आईएमएफ डील इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम देम फ्रॉम फेलिंग, बट दे आर इम्पोजिंग अ लॉट ऑफ कंडीशंस ऑन द इन वे देन हैड इन द पास्ट। और अब जो उनके ऊपर कंडीशंस लगाई गई बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से उनके यहाँ जो स्ट्रगल बराबर चल रहा है, और गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसी को टाइट कर रही है, जिसकी वजह से जो पब्लिक हेल्थ में एक्सपेंसेस हैं, केयर एजुकेशन सब्सिडीज है, उसको कम कर रखा है, और अपनी इकोनॉमी में खर्चों को कम कर रहे हैं। तो इस वक्त जब इजिप्ट की हालत है वो काफी खतरनाक है। और ये समझना सर जरूरी क्यों है खतरनाक, इन द सेंस इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, खाना सब कुछ महंगा है, वो कह रहे हैं मीट भी महंगा है, अंडे भी महंगे हैं। तो एक्चुअली जब पब्लिक हेल्थ केयर में पैसा नहीं होगा, एजुकेशन में पैसा नहीं होगा, सब्सिडीज नहीं देंगे, तो आपकी इकोनॉमी भी रिसेशन और आगे एक फाइनेंशियल रिस्क की तरफ जा रही है। और ये समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि आईआर के पर्पज से हमको पता होना चाहिए कि जो जिस देश का प्रेसिडेंट हमारे देश में आया हुआ है एज ए गेस्ट, चीफ गेस्ट, तो हमें भी उसकी इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। सो यहाँ पर ये सिचुएशन चल रही है। तो मैंने आपको एक अपडेट दिया, इसको आप अपने नोट्स मेकिंग में ले सकते हैं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये। और ये थे हमारे आज के डेली न्यूज एनालिसिस इंडियन एक्सप्रेस का। आई होप ये आपको पसंद आए होंगे, इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। तो अगर आपको पसंद आए तो गिव मी अ कमेंट बैक, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक तैयारी करते रहिए।